नमस्कार। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से को समझने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इसने पुराने सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे सेक्शंस 491 से 495 की, जो बॉन्ड जब्त होने यानी बॉन्ड फॉर फीचर के बारे में है। ये सेक्शंस असल में कानून की प्रक्रिया में जवाबदेही बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई अगर कोई जमानत पर बाहर है और वो अपने बॉन्ड की शर्त तोड़ दे तो होता क्या है। ये क्रिमिनल लॉ का एक ऐसा पेज है जिसका असर न सिर्फ उस आरोपी पर बल्कि उसके जमानतदार यानी श्योरिटी पर भी सीधा पड़ता है। और इसी सवाल का जवाब हमें इन सेक्शंस में मिलता है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम बीएनएसएस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर एक एक करके इन पांचों सेक्शंस को खोद कर समझेंगे, उनके नतीजों और स्पेशल रूल्स पर बात करेंगे, और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिहाज से जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें भी कवर करेंगे। देखिए, बीएनएसएस 2023 ने पुराने सीआरपीसी की जगह ले ली है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन ये जो सेक्शंस 491 से 495 है ना, ये प्रोसीजरल लॉ की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। जब भी कोई व्यक्ति जमानत के बॉन्ड की शर्त तोड़ता है तो आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये सब यही सेक्शंस तय करते हैं। ये कानून की मशीनरी को स्मूथली चलाने और हर किसी की जवाबदेही तय करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलिए अब शुरू करते हैं पहली और सबसे अहम धारा सेक्शन 491 से। यही वो सेक्शन है जो उस पूरी प्रक्रिया की नींव रखता है जो कोर्ट अपनाता है जब कोई बॉन्ड जब्त होता है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आकाश जमानत पर बाहर है और उसके दोस्त विकास ने उसकी जमानत दी है, मतलब विकास श्योरिटी है। तो ये बॉन्ड जब्ती आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक कानूनी एक्शन है जिसमें कोर्ट ऑफिशियली ये डिक्लेयर करता है कि बॉन्ड में किया गया वादा, जैसे कि मैं हर तारीख पर कोर्ट में हाजिर रहूंगा, टूट गया है। और जैसे ही ये होता है, बॉन्ड में लिखी जुर्माने की रकम चुकानी पड़ती है। तो अब कोर्ट क्या करता है? सेक्शन 491 के हिसाब से 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, कोर्ट को इस बात का सबूत मिलना चाहिए कि हाँ, बॉन्ड की शर्त वाकई टूटी है। दूसरा, कोर्ट इस सबूत की वजह को अपने रिकॉर्ड में दर्ज करेगा। और तीसरा, कोर्ट उस व्यक्ति और उसके जमानतदार को एक नोटिस भेजेगा जिसमें कहा जाएगा कि या तो जुर्माना भरो या फिर आकर कारण बताओ कि ये जुर्माना क्यों न वसूला जाए। तो हमारे उदाहरण में अगर आकाश कोर्ट नहीं पहुंचता तो कोर्ट ये बात रिकॉर्ड करके आकाश और विकास दोनों को नोटिस भेज देगा। अब नोटिस मिलने के बाद 2 रास्ते खुलते हैं। या तो आकाश या विकास कोर्ट को कोई वाजिब वजह बता दें या जुर्माना भर दें। ऐसा हुआ तो मामला वहीं खत्म। लेकिन अगर वो कोई ठोस वजह नहीं दे पाते और जुर्माना भी नहीं भरते तो कोर्ट उस जुर्माने को फाइन की तरह वसूलेगी। और यहाँ एक बहुत ही सीरियस बात सामने आती है। अगर जुर्माना वसूल नहीं हो पाता तो जमानतदार यानी हमारे उदाहरण में विकास को 6 महीने तक की सिविल जेल भी हो सकती है। ये एक बहुत गंभीर नतीजा है। सेक्शन 49 में कुछ और भी ज़रूरी बातें छिपी हैं। सब सेक्शन 3 कोर्ट को ये पावर देता है कि वो चाहे तो वजह रिकॉर्ड करके जुर्माने का कुछ हिस्सा माफ़ कर सकता है। सब सेक्शन 4 कहता है कि अगर बॉन्ड जब्त होने से पहले ही जमानतदार की मौत हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, वो पूरी तरह से फ्री हो जाती है। और सब सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर कोई जमानत की शर्त तोड़कर कोई और जुर्म करता है तो उस जुर्म में मिली सज़ा का फैसला जमानतदार के खिलाफ सबूत माना जा सकता है। तो बॉन्ड तो जब्त हो गया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली असर तो अब शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि सेक्शन 492 और 493 में इसके फौरन बाद के कानूनी नतीजे क्या होते हैं। ये सेक्शंस बताते हैं कि आरोपी और जमानतदार के लिए अब आगे क्या होगा। यहाँ पर 1 मिनट रुकिए और ध्यान दीजिए। सेक्शन 492 ये बीएनएसएस में एक बहुत बड़ा और नया बदलाव है। पुराने सीआरपीसी में ऐसा कोई साफ साफ नियम नहीं था। ये बॉन्ड तोड़ने वालों के लिए मामले को और भी ज्यादा सीरियस बना देता है। तो सेक्शन 492 का असर क्या होता है? इसके 2 बड़े परिणाम हैं। पहला, जैसे ही बॉन्ड जब्त हुआ, आरोपी और जमानतदार दोनों के बॉन्ड ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। और दूसरा, जो कि सबसे अहम है, उस केस में अब आगे आरोपी को सिर्फ अपने पर्सनल बॉन्ड पर यानी सिर्फ अपने वादे पर रिहा नहीं किया जा सकता। उसे बाहर आने के लिए एक नया पर्सनल बॉन्ड और साथ में कम से कम एक जमानतदार लाना ही होगा।
मतलब आकाश का बॉन्ड टूटा तो उसका और विकास दोनों का बॉन्ड गया और अब आकाश को दोबारा जमानत के लिए और कड़ी शर्तों का सामना करना पड़ेगा। अब आते हैं सेक्शन 493 पर। ये सेक्शन कोर्ट को एक और पावर देता है। कुछ खास हालतों में कोर्ट नई सिक्योरिटी या जमानत की मांग कर सकता है। ये हालात कौन से हैं? जैसे कि जमानतदार दिवालिया हो जाए या उसकी मौत हो जाए, या फिर सेक्शन 491 के तहत उसका बॉन्ड जब्त हो गया हो। इन सिचुएशंस में कोर्ट आरोपी को कह सकता है कि अब नया जमानतदार लेकर आओ। चलिए अब हम आखिरी दो सेक्शंस 494 और 495 पर आते हैं। ये सेक्शंस एक तरह के सेफ्टी मेजर्स और कानूनी इलाज की तरह हैं। इसमें बच्चों के लिए एक स्पेशल रूल है और बॉन्ड जब्ती के ऑर्डर के खिलाफ अपील करने का बहुत ही जरूरी अधिकार भी शामिल है। सेक्शन 494 बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच है। ये कहता है कि अगर बॉन्ड भरने वाला कोई बच्चा है तो कोर्ट सिर्फ उसके जमानतदार यानी श्योरिटी के बॉन्ड को ही काफी मान सकता है। ये बच्चों को कानूनी उलझनों से बचाने के लिए एक बहुत ही समझदारी भरा प्रावधान है। और आखिर में सेक्शन 495, जो इंसाफ का एक बहुत जरूरी दरवाजा खोला रखता है, अपील का अधिकार। अगर कोई भी कोर्ट के बॉन्ड जब्त करने के फैसले से खुश नहीं है तो वो अपील कर सकता है। सिंपल है, अगर ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने दिया है तो अपील सेशन जज के पास जाएगी, और अगर ऑर्डर सेशन कोर्ट ने ही दिया है तो अपील उससे ऊपर की कोर्ट में होगी। ओके, तो अब उन सभी के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये हिस्सा आपके लिए है। चलिए फटाफट कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं जो सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी अंतर जो आपको याद रखना है वो है नई धारा 492 का आना, जो बॉन्ड के ऑटोमेटिक कैंसिलेशन और भविष्य की जमानत के लिए सख्त शर्तें लगाती है। ये सीआरपीसी में नहीं था। साथ ही सेक्शंस के नंबर भी याद रखिएगा। बीएनएसएस का सेक्शन 491 पुराने सीआरपीसी के 446 जैसा है और बीएनएसएस का 495 पुराने सीआरपीसी के 449 जैसा है। ये मैच द कॉलम टाइप के सवालों में बहुत काम आता है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। एक सवाल है, बीएनएसएस के तहत अगर जमानतदार की मौत बॉन्ड जब्त होने से पहले हो जाती है तो क्या उसकी प्रॉपर्टी से जुर्माना वसूला जा सकता है? क्या लगता है इसका जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सेक्शन 491 का सब सेक्शन 4 साफ कहता है कि ऐसी सूरत में जमानतदार की प्रॉपर्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ये एक बहुत ही क्लियर और ज़रूरी पॉइंट है। तो चलिए आज के इस पूरी बातचीत को समेटते हुए एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं। आज हमने देखा कि सेक्शन 491 बॉन्ड जब्त होने का पूरा प्रोसेस बताता है। सेक्शन 492 एक नया और पावरफुल नियम है जो बॉन्ड को कैंसिल करके भविष्य में जमानत को और मुश्किल बनाता है। सेक्शन 493 कोर्ट को नई सिक्योरिटी मांगने की ताकत देता है। सेक्शन 494 बच्चों को कानूनी सुरक्षा देता है और सेक्शन 495 हमें अपील करने का अधिकार देता है। और आखिर में ये बात बिल्कुल सही बैठती है, प्रक्रियात्मक कानून को समझना खुद न्याय की मशीनरी को समझने की चाबी है। ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जस्टिस सिस्टम को बेहतर ढंग से जानने के लिए भी जरूरी है। एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी भी तरह की कानूनी सलाह न समझा जाए। किसी भी कानूनी मामले के लिए हमेशा एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल से ही बात करें। वॉइस ऑफ इंडियन लॉज की तरफ से आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस जानकारी से आपको मदद मिली होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कानून को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।